वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर एम खालिद सिद्दीकी। आई एम ए रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ माहितुल अमराज पैथोलॉजी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ इंडिया, that is राजकीय या गवर्नमेंट तकमीलुत्तिब कॉलेज एंड हॉस्पिटल, लखनऊ. I am making this video on the request of my students and hope you can also find this video beneficial. If you like this video, then please like, share and subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon to get the notification earliest. Welcome dear students. Today I am going to start the cell injury. दिस इज़ द पार्ट 1. आज के इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे सेल इंजरी के काजेज़, उसके असबाब जो हैं, जुरूह खुलिया जो है उसके असबाब, जुरूह खुलिया सेल इंजरी. तो आज हम लोग मेन बात करेंगे इसके असबाब की. हम लोगों ने जब इससे पहला वाला चैप्टर पढ़ा था सेलुलर एडाप्टेशंस, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि देयर इज द जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, दैट इज द सेल. एक नॉर्मल सेल है, एक दिस इज द नॉर्मल सेल, और ये सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करती है इन द स्टेट ऑफ द होम्योस्टेसिस. हर सेल एक होम्योस्टेटिस कंडीशन में, होम्योस्टेटिक कंडीशन में है. क्या मतलब है? मतलब ये है कि हर बॉडी की अलग अलग सेल्स जो हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली नेचर ने अलग काम के लिए बनाया है और उनको एक इन्वायरमेंट दिया है और वो इन्वायरमेंट में अपना काम नॉर्मली कर रही है. दैट कंडीशन इज नोन एज द होम्योस्टेसिस. देयर इज द स्टेज ऑफ द इक्विलिब्रियम. वहाँ पर एतदाल का माहौल है, सेल अपना काम कर रही है. जब किसी तरह का कोई स्ट्रेस आता है, एनी टाइप ऑफ द स्ट्रेस कम, ये स्ट्रेस सेल के ऊपर एक्ट जब करता है, ये स्टिमुलाई जब एक्ट करता है तो सेल सबसे पहले अपने आप को एडॉप्ट करने की कोशिश करती है. वो जो नया माहौल आ रहा है उसमें ढालने की कोशिश करती है. और वो एडाप्टेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि 5 तरह के हैं. सेल या तो अपनी साइज़ को बढ़ा लेती है, और बढ़ा लेती है तो या सेल के नंबर बढ़ जाते हैं तो साइज़ बढ़ जाती है ऑर्गन की, या ऑर्गन या टिश्यू छोटा हो जाता है, या एक तरह के से दूसरे तरह के सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और या सेल की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है. दैट इज द एडॉप्टेशन, जिसे हम लोगों ने खुलवी तताबुक के नाम से पढ़ा था. अगर सेल एडॉप्ट नहीं कर पाती है किसी वजह से तो देयर वहाँ पर फिर सेल इंजरी होती है, जुरूह होता है खुलिया में. और पहले जो है वो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द रिवर्सिबल सेल इंजरी. और जब रिवर्सिबल इंजरी यानी जो स्टिमुलाई है ये बहुत ज़्यादा पोटेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम तक लिए नहीं रहता है, तो ये रिवर्सिबल सेल इंजरी जो है रिवर्ट हो जाती है और नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर जो है वो बहाल हो जाता है. लेकिन अगर ये स्टेज जो स्ट्रेस है ये बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे टाइम तक परसिस्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो वहाँ पर इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है. और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ नहीं लौट पाता है. यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे. नाउ द डिफिनीशन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द सेल इंजरी. सेल इंजरी इज डिफाइंड एज द फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ द स्ट्रेस ऑन द सेल फ्रॉम वेरियस etiological एजेंट which result in change in its internal and external environment. क्या मतलब हुआ कि एक सेल जो होम्योस्टेटिक कंडीशन में काम कर रही है, किसी तरह का जो स्ट्रेस आया, स्टिमुलाई आया, इटियोलॉजिकल एजेंट आया, उसने सेल के ऊपर यहाँ के जो जिस माहौल में काम कर रही थी वहाँ तब्दीली पैदा किया और उसके वजह से सेल के अंदर देयर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज. स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज आ रहा है, तो दैट इज नोन एज द सेल इंजरी. एक खुलिया है, अपने नॉर्मल माहौल में काम कर रही है और किसी तरह का स्ट्रेस आया, स्टिमुलाई आया और होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हुई और उसके वजह से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज आया सेल में. दैट कंडीशन इज नोन एज द सेल इंजरी. इज इट क्लियर? डेफिनेशन क्लियर है. अब क्या हो रहा है कि ईच एंड एवरी सेल हैज इनबिल्ट मैकेनिज्म, इनबिल्ट मैकेनिज्म है उसके अंदर टू फेस
द न्यू इन्वायरमेंट, वो अडॉप्ट करने की कोशिश करती है, अगर अडॉप्ट नहीं कर पाती है तो फिर वहाँ पर सेल इंजरी होती है। और दिस सेलुलर रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस, जो सेल स्ट्रेस जो आ रहा है, जो रिस्पॉन्स कर रही है, दैट मे वेरी। दो फैक्टर्स वहाँ पर हैं, द होस्ट फैक्टर और फैक्टर पर्टेनिंग टू द इंजूरियस एजेंट। यानी जो होस्ट, जहाँ पर जो इंजरी हो रही है वो किस तरह का सेल है, टाइप ऑफ द सेल, और उस सेल की न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसी है। डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल जो हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप के पोटेंशियल्स हैं कि वो कितने तरह की इंजरी को फेस कर सकते हैं, और सेल की न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसी है उस पर डिपेंड करेगा तो किस तरह का सेल है और सेल के न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसी है। दूसरी चीज़, इंजरी किस तरह की है, इट्स टाइप एंड द डोज, किस तरह की इंजरी है और कितना ताकतवर है। डिफरेंट टाइप ऑफ द इंजरीज प्रोड्यूस द डिफरेंट एक्शन या डिफरेंट इफेक्ट ऑन द सेल, और कितनी पोटेंट वो जो इंजूरियस एजेंट है वो कितना पोटेंट है, और उसकी दोनों चीज़ें मिला करके उसका इफेक्ट आएगा। तो जो भी इंजूरियस एजेंट आ रहा है वो पहले सेल अपने आप को बचाने की, अडॉप्ट करने की कोशिश करती है, नहीं अडॉप्ट कर पाएगी तो वहाँ पर इंजरी होगी, पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी और फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन। अब हम लोग इसके काजेस की बात करेंगे कि व्हाट आर द काजेस ऑफ द सेल इंजरी। तो व्हाट आर द काजेज ऑफ द सेल इंजरी, जुरूह खुलिया के असबाब क्या हैं, यह सेल इंजरी की इटियोलॉजी क्या है, इस पे हम लोग को बात करना है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज इज द हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाना, और इस्चीमिया क्या है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाना। हाइपोक्सिया इज नोन एज द किल्लत नसीम, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाना, और इस्चीमिया इज नोन एज द किल्लत दम मकामी। तो हाइपोक्सिया और इस्चीमिया की वजह से बहुत कॉमनली सेल इंजरी होती है। क्यों? बिकॉज द सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टिश्यूज के सेल जो हैं दे इसेंशियली रिक्वायर द ऑक्सीजन। क्यों? टू जनरेट एनर्जी एंड परफॉर्म मेटाबॉलिक फंक्शन। हम लोग को पता है कि सेल जो है वो ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इस यूज़ होता है और वहाँ से एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस होती है, और यही एनर्जी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है। तो इफ़ देयर इज द हाइपोक्सिया या डिफिशियंसी ऑफ द ऑक्सीजन इज देयर, तो क्या होगा कि सेल फेल्स टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज़। जाहिर है कि ऑक्सीजन जब कम होगी तो एनर्जी कम बनेगी, जब एनर्जी कम बनेगी तो सेल अपना काम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो दिस हाइपोक्सिया इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द सेल इंजरी। हाइपोक्सिया क्यों हो सकती है, वाई द हाइपोक्सिया इज देयर? दो वजह से हो सकती है। इट मे बी ड्यू टू द नंबर वन, द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोक्सिक सेल इंजरी इज रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। यानी जो ब्लड सप्लाई है किसी पार्ट में कम हो जाए, दैट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द हाइपोक्सिया, दैट इज नोन एज द इस्चीमिया। अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो गई है, दैट इज नोन एज द इस्चीमिया। किल्लत दम मकामी, हमें पता है कि जो आरबीसीज आ रही हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन वहाँ पर ऑक्सीजन लेके आ रही है और वहाँ डिलीवर कर रही है। अगर वहाँ पर ब्लड जितना आना चाहिए उससे कम आ रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कम आएगी और उसकी वहाँ पर हाइपोक्सिया हो जाएगी। दूसरी काजेस जो हाइपोक्सिया के हैं, दूसरे काजेस से हो सकता है, दैट इज द डिसऑर्डर ऑफ द ऑक्सीजन कैरिंग आरबीसीज। आरबीसीज यानी ब्लड तो पूरा आ रहा है लेकिन जो आरबीसी है वहाँ पर आ रही है उसके अंदर कोई डिसऑर्डर है। सबसे कॉमन है दैट इज द एनीमिया। एनीमिया में क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज बिलो नॉर्मल। जब एनीमिया जो है फखरुद्दम हो रहा है तो वहाँ पर जितना हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच रहा है, और जब नहीं पहुँच रहा है तो चूंकि हीमोग्लोबिन ही कैरी करती है ऑक्सीजन को तो वहाँ ऑक्सीजन कम पहुँचेगा। देयर मे बी द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अगर किसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो रही है तो क्या हो रहा है कि जो वहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और वो ऑक्सीजन का जो टेकअप है उसको स्लो कर रोक देता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है।
देयर मे बी द हार्ट डिजीज, अगर किसी को कोई हार्ट की बीमारी है, कल्ब की बीमारी है, जाहिर है कि तो वहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई है उसमें फ़र्क पड़ेगा और ऑक्सीजन लेवल में भी फ़र्क पड़ेगा। लंग डिजीज़, अगर कोई लंग की बीमारी है यानी रिया की कोई बीमारी है तो उसकी वजह से भी ऑक्सीजन चूँकि वहाँ से आ रही है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में फ़र्क पड़ेगा। इंक्रीज डिमांड ऑफ द टिश्यू, किसी पर्टिकुलर साइट पर जितनी ऑक्सीजन यूज हो रही थी उससे ज़्यादा की ज़रूरत है किसी वजह से, तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन कम हो सकती है, वहाँ पर हाइपोक्सिया हो सकती है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द सेल इंजरी, हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। इज इट क्लियर? द अदर काजेज ऑफ द सेल इंजरी में बी दिस फिजिकल एजेंट्स, तमाम तरह के फिजिकल एजेंट्स जो हैं वो सेल को, हमारे खुलिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देयर में बी द मैकेनिकल ट्रामा, फॉर एग्जाम्पल चोट लग जाए, रोड एक्सीडेंट हो गया किसी को, रोड एक्सीडेंट, तो ये इट इज द वन टाइप ऑफ द मैकेनिकल ट्रामा। देयर में बी द थर्मल ट्रामा, कि एक्सेसिव हीट या कोल्ड दोनों चीज़ें नुकसान कर सकती हैं और उसकी वजह से जर्ब हो सकता है खुलिया में, उसमें इंजरी हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस द इंजरी टू द सेल। रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेस, ये नुकसान पहुंचा सकती है। रैपिड चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर रैपिड चेंज होता है, फॉर एग्जांपल हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई नॉर्मल उस पर आता है या नॉर्मल प्रेशर से कोई लो प्रेशर पे जाता है, तो दैट में आल्सो प्रोड्यूस द सेलुलर इंजरी। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फिजिकल एजेंट। देयर मे बी द अनदर इज द केमिकल एंड ड्रग्स। लॉट ऑफ द केमिकल्स, किसी भी केमिकल का आप नाम लीजिए, दैट केमिकल में प्रोड्यूस सेल इंजरी। कुछ की अगर हम लोग बात करें तो देयर में बी द केमिकल पॉइजन्स, फॉर एग्जांपल द साइनाइड, आर्सेनिक, मरकरी। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलीज, कोई भी एसिड और अल्कलीन का वो है तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हमारे इन्वायरमेंट में जो पोल्यूटेंट हैं उनकी वजह से भी सेल को नुकसान हो सकता है। इंसेक्टिसाइड एंड द पेस्टिसाइड, जो दवाएं इस्तेमाल हो रही कीड़ों को मारने के लिए या फसल को बचाने के लिए, वो भी नुकसान करती। इवन ऑक्सीजन है द हाई कंसंट्रेशन, अगर ऑक्सीजन ज़रूरत है हमारी लेकिन अगर हाई कंसंट्रेशन में है तो नुकसान कर सकती है। दिस ग्लूकोज एंड द साल्ट, अगर वो हाई कंसंट्रेशन में हाइपरटोनिक है तो। सोशल एजेंट लाइक द नार्कोटिक, ड्रग्स एंड अल्कोहल्स, इवन द ड्रग्स, जो थेरेप्यूटिक एडमिशन ऑफ द ड्रग्स हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, जो दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं वो भी जो है हमारे सेल को नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है। माइक्रोबियल एजेंट, किसी भी माइक्रोब का आप नाम लीजिए, दैट मे बी बैक्टीरिया, वायरस, रिकेट्सिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ या अदर टाइप ऑफ द पैरासाइट, सारे के सारे जो है दे कैन प्रोड्यूस द सेल इंजरी। वो जुरूह खुलिया जो है वो पैदा कर सकते हैं, जो ये खुर्दबीनी हयातियात हैं जो माइक्रोबियल एजेंट्स हैं। तो वन काज ऑफ द सेल इंजरी में बी द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत है, जो हमें हमारे जिस्म को तमाम तरह की बीमारियों से बचाने के लिए, कई बार क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है हमारे अपने ओन सेल्स के खिलाफ अगेंस्ट काम करने लगती है। सो द इम्यूनिटी, इसीलिए कहा जाता है कि इम्यूनिटी इज़ द डबल एज सोर्ड। तो हमारे अपने सेल्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी काम करने लगती है, उसकी वजह से द रिजल्ट इज द ऑटो इम्यून डिजीजेस। देयर में बी द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाता है, यानी एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में बहुत से लोग हैं और वो लोग बिल्कुल ठीक हैं, किसी एक आदमी को उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में सेंसिटिव हो जाता है वो, उससे तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज़ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। देयर में बी द एनाफाइलेटिक रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारे सेल्स को, अपने सेल्स को नुकसान पहुँचा सकती है। देयर इज द अनदर इज द जेनेटिक डिरेजमेंट, जेनेटिक डिरेजमेंट की वजह से कई बार हमारे सेल्स को नुकसान पहुँचता है। तो सीवियर फॉर्म ऑफ द जेनेटिक जो डिरेंजमेंट है वो हो सकता है, उसमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे एग्जांपल्स के तौर पर डाउन सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो जाती है और ये सीवियर फॉर्म ऑफ द जेनेटिक डिजीज है। दैट मे बी द सटल, यानी कुछ लोअर फॉर्म में, जिसमें क्या हो रहा है कि जैसे जिस कंडीशन है जिसमें लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी जो है वो कम हो जा रही। क्यों कम हो जा रही है कि उसमें एक अमीनो एसिड जो है, सिंगल अमीनो एसिड, वो सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है किसी दूसरी जगह से और वो हीमोग्लोबिन एस बनाता है। द कंडीशन इज नोन एज द सिकल सेल एनीमिया, और उसमें आरबीसी के लाइफ स्पान कम हो जा रही है। तो दिट इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो सीवियर भी हो सकता है और ये माइल्ड भी हो सकता है। इज इट क्लियर?
वन काज ऑफ द सेल इंजरी में बी द न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट, यानी जुर्ह खुलिया का एक सबब यह हो सकता है कि हमारे खान पान में कोई खराबी हो। तो इट मे बी डिफिशियंसी, इट मे बी एक्सेस, यानी खाना पीना अगर कम है तो उसकी वजह से भी बीमारी हो सकती है, और ज़्यादती है तो उसकी वजह से बीमारी हो सकती है। अगर हम लोग डिफिशियंसी की बात करें, ओवरऑल डिफिशियंसी हो सकती है न्यूट्रिशन की। एक आदमी स्टारवेशन में भूखा है, उसको खाना मिल ही नहीं रहा है, तो पूरी बॉडी उसकी जो है तमाम चीज़ें डिफिशिएंट हो जाएंगी, जो कुछ भी हमें चाहिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। देयर में बी द प्रोटीन कैलोरी, जो न्यूट्रिशन है प्रोटीन का ख़ास तौर पर नहीं मिल रहा है, तो प्रोटीन कैलोरी की डिफिशियंसी हो रही है। द कंडीशन इज नोन एज द मैरास्मस और कवाशिकोर। जो छोटे बच्चों में आमतौर पर बहुत अंडरवेट रह जा रहे हैं, ठीक से जो है ग्रोथ नहीं हो रही है। देयर मे बी द डिफिशियंसी ऑफ द मिनरल्स और द ट्रेस एलिमेंट। मिनरल्स और एनीमिया हो सकती है या ट्रेस एलिमेंट की डिफिशियंसी हो सकती है, तो डिफिशियंसी हो सकती है। देयर मे बी द न्यूट्रिशनल एक्सेस, यानी खाना पीना ज़्यादा हो रहा है। तो अगर खाना पीना ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, देयर मे बी द ओबिसिटी, जो मोटापा हो जा रहा है, एक आदमी बहुत मोटा हो जा रहा है। एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। देयर मे बी द डिपोजिशन ऑफ दिस फैटी प्लेक, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसमें बन सकता है। हार्ट डिजीज़ हो सकती है, कल्ब की बीमारियां हो सकती हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, ज़ख्त दम कवी हो सकता है, यानी खान पान की ज़्यादती है। तो ये न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट की वजह से खाना या कम मिल रहा हो तो भी बीमारियां हो सकती हैं, सेल को इंजरी हो सकती है, या खाना और बहुत ज़्यादा अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी वजह से भी सेलुलर इंजरी हो सकती है। इज इट क्लियर? वन मोर काज ऑफ द दिस सेलुलर इंजरी मे बी द एजिंग। क्या हो रहा है कि सेलुलर एजिंग या सेनेसेंस, जब सेलुलर की एज बढ़ती है तो वो क्या हो रहा है कि एबिलिटी ऑफ द सेल टू मल्टीप्लाई और टू रिपेयर वो लॉस कर जाती है। अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है, एंड दैट फाइनली कल्मिनेटिंग इन द डेथ ऑफ ए पर्सन। तो जो सेल की एजिंग है उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है। देयर मे बी वन मोर काज दैट इज नोन एज द iatrogenic काजेस। व्हाट आर दीज काजेस? हम लोग जब पढ़ के निकलते हैं मेडिकल, उसमें सारे लोग हिप्पोक्रेटिक ओथ लेते हैं कि हम जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे पेशेंट को किसी तरह का कोई नुकसान हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी डायग्नोस्टिक एरर की वजह से, या कई बार हम कुछ जो डायग्नोसिस के लिए जा रहे हैं, कोई इसकी जांच करा रहे हैं, या कोई उसको थेरेपेटिक किसी कोई दवा दे रहे हैं, तो उसकी वजह से देयर में भी इंजरी, एंड दैट टाइप ऑफ इंजरी इज नोन एज द iatrogenic, फिजिशियन की वजह से या मेडिकल डिवाइसेस की वजह से। तो वन मोर काज इज द इडियोपैथिक। What it mean? Idiopathic mean the cause is not known. There is the injury, but the cause of the injury is not known. That is the idiopathic. Most common example is the hypertension. That is known as the ज़ख्त-ओ-दम कवी. Majority of the patients of the hypertension have the primary or the essential hypertension, more than 90%, जिसका कोई काज पता नहीं है, तो that is the idiopathic. इसके अलावा many of the cancers, कई तरह के कार्सिनोमा जिनके बारे में अभी तक काज पता नहीं है, तो that comes under the category of the idiopathic. तो दिस वाज द टुडेज़ वीडियो, जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ा कि जो सेल इंजरी है, जुरूह खुलिया है, उसकी डिफिनीशन क्या है, किसे जुरूह खुलिया कहते हैं, और जो सेल इंजरी है उसके असबाब क्या हैं, उसकी एटियोलॉजी क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ द सेल इंजरी क्या है। तब तक के लिए खूब पढ़िए, और अगर कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो कमेंट्स में बताइए। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।